Hi friends, we started our journey of physics in your 11th standard. स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में फिजिक्स क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड फिर जनरल आइडिया लिया फिजिक्स के बारे में. सेकेंड चैप्टर में वी अगेन वेंट ऑन फॉर जनरल फिजिक्स दैट इज स्टडिंग यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स एंड ऑल दैट. That is more practical related thing, theory, practical related work as well as more basic of physics. Still we continue with the third chapter. That is not actually a chapter, it's a topic, vectors. आगे जनरल फिजिक्स पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में. नाउ वी गो ओवर टू वेक्टर्स. वेक्टर्स क्या है? तो वेक्टर्स इज अ पोर्शन ऑफ मैथ्स विच इज मोर कॉमनली यूज्ड इन फिजिक्स, मोर कॉमनली एंड मोर वाइडली यूज्ड इन फिजिक्स. वेक्टर्स एक्चुअली मैथ्स का टॉपिक है पर शायद लगता है जैसे फिजिक्स के लिए बनाया हुआ है. मैथ्स में तो इट्स जस्ट 1 or 2 चैप्टर्स समवेयर इन 12th स्टैंडर्ड, बट इन फिजिक्स अब से लगभग हर एक चैप्टर, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर विल बी हैविंग वेक्टर्स. ऑलमोस्ट ऑल क्वांटिटीज विल बी इन वेक्टर फॉर्म. अब ये वेक्टर्स आपके लिए नया नहीं है, बराबर है. इसको आपको इंट्रोड्यूस किया था समवेयर इन 9th स्टैंडर्ड व्हेन यू वर स्टडीइंग स्पीड, एक्सेलरेशन एंड ऑल दैट थिंग. you were introduced to mechanics, your study of motion at that time. At that time vectors was introduced, बस just 2 lines and nothing more. यहाँ पे एक पूरा एक चैप्टर हो जाता है, नहीं एक चैप्टर बन जाता है. कैसे? Here in 11th standard vectors has been spread into 3 chapters, chapter number 4, chapter number 6 and chapter number 7. मेजॉरिटी पोर्शन चैप्टर नंबर 4 में, फिर एक छोटा सा पोर्शन 6 में, फिर एक छोटा सा पोर्शन 7 में. नाउ ऑफ एंड ऑन चैप्टर पढ़ो, फिर बीच में वेक्टर आया तो उसको अलग पढ़ो, फिर वापस चैप्टर पढ़ो, बीच में वेक्टर आया थोड़ा अलग पढ़ो. तो बार बार टुकड़े में पढ़ना, इससे हमने क्या किया है, तीन का वेक्टर पोर्शन एक साथ कंडेंस कर दिया और एक ही टॉपिक बना दिया वेक्टर्स. ओके, यहाँ पे चैप्टर नंबर नहीं होगा, चैप्टर नंबर नहीं लिखा होगा. क्यों? इट इज स्प्रेड इन 3 चैप्टर्स. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग वेक्टर्स. बेसिकली इट्स अ मैथमेटिक्स चैप्टर, but I think you will not be finding much tough. And secondly, अगर थोड़ा लगता है तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि this is the part of physics almost in every chapter, widely and deeply used here. Okay, चलो ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ. Let me introduce you to the vectors. Vectors basically है क्या चीज? तो in chapter number 2 beginning itself we said that we are studying physical phenomena. And in order to study physical phenomena, we use certain terms or ideas or notions called physical quantities, right? तो physical quantities की बात की थी हमने वहां पे. physical quantities क्या है? These are the terms or words or ideas used to describe a physical phenomena. Now, these physical quantities we divide into 2 groups. We classify them into 2 groups. एक तो fundamental physical quantities, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल में क्या था तो याद होगा, MLT तो था ही, साथ में करंट लिया, टेम्परेचर लिया एंड 2 मोर एंड फिर 3 मोर, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज. उसके अलावा जो भी बाकी बचा सारा डिराइव में डाल दिया. सो दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन देयर यूज, फंडामेंटल यूज एंड डिराइविंग द अदर क्वांटिटीज यूजिंग इट. यहाँ पे वी क्लासिफाई physical quantities once again, but अब classification का एंगल थोड़ा अलग है. यानी again physical quantities are now classified into 2 groups. उसमें से एक ग्रुप को बोलते हैं स्केलर्स, नाम तो जाना सुना होगा, स्केलर्स, और we call them as scalar quantities or also called scalar quantities. स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज. एंड दूसरा आता है ग्रुप वेक्टर्स और वी कॉल देम एज वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज, ये दोनों में फर्क क्या है? तो स्केलर आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड. ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट फॉर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. खाली मैग्नीट्यूड काफी है इनके लिए. मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, उनका वैल्यू सफिशिएंट है इन ऑर्डर टू कंप्लीटली स्पेसिफाई देम. पर वेक्टर्स क्या चीज है? विच रिक्वायर. वेक्टर्स क्या है? तो उनको मैग्नीट्यूड के अलावा प्रॉपर डायरेक्शन इज आल्सो मस्ट. खाली मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है, डायरेक्शन को भी मेंशन करना जरूरी है इन ऑर्डर टू कंप्लीटली स्पेसिफाई दीज क्वांटिटीज. यानी कि स्केलर्स में ओनली मैग्नीट्यूड सफिशिएंट, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के अलावा प्रॉपर डायरेक्शन इज मस्ट. तो मुझे लगे ये क्या चीज हो गई यार. तो चलो देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से अबाउट मास.
मैं अपने मास की बात करता हूँ, मेरा मास 60 kg है, माई मास है 60 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी जब मैं नॉर्थ की तरफ फेसिंग करता हूँ तो मेरा मास 60 kg होता है, पर अगर साउथ की तरफ फेस करूं तो मास 62 kg हो जाता है। डज इट हैपन सो? फिर मैं डायरेक्शन बदलूं तो फिर मास का वैल्यू जो है ऐसा होता है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60 kg है तो अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा मास 56 kg हो जाता है। इज इट सो? नो। आप बोलोगे सर इसमें गड़बड़ है, कभी डायरेक्शन नहीं होता ऐसा। तो मास के लिए खाली मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है 60 kg, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं होता। सिमिलरली वी टॉक अबाउट टाइम, कितने बजे हैं? तो टाइम इज 10 AM इन नॉर्थ डायरेक्शन। ये कौन सा टाइम हो गया? नॉर्थ डायरेक्शन में 10 AM, तो साउथ डायरेक्शन में कौन सा टाइम हुआ? नहीं, टाइम इज इंडिपेंडेंट, उसमें तो कोई डायरेक्शन प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर इट्स प्योरली स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली द मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व्ड। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी जिसमें खाली मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू इज सफिशिएंट एंड यू डोंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। बट द क्वांटिटीज which require magnitude as well as proper direction in order to completely specify it, those are called vectors. आप बोलोगे सर इसका भी एक एग्जांपल दो तो पता लगे क्या चीज है। ठीक है, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे रोज बरोज की घटना है, हम लोग घर पे होते हैं, आप सपोज संडे का टाइम है, सुबह बैठे हैं सब, और तुमने पापा के पास डिमांड रखी, पापा मैं अभी 11th में आ गया हूँ तो आई नीड अ सेपरेट बिग टेबल फॉर माई वर्क। वो स्टडी टेबल थोड़ा छोटा पड़ता है क्योंकि 10वीं से 11वीं में आ गए ना, तो आपका काम काज बढ़ गया है, सो यू रिक्वायर अ बिगर टेबल। पापा बोलते हैं ठीक है, डाइनिंग टेबल उठा के ले जाते रूम में, इट्स अ बिगर टेबल। तो आपने बोलते हैं ठीक है, अब इसको तू धक्का मार के अपने रूम में ले जाना। वी से दैट आई कैन विल आई बी एबल टू पुश दिस टेबल? आप बोलते हैं हाँ आराम से हो जाएगा, इट रिक्वायर्स ओनली 300 न्यूटन फोर्स, नॉट मोर देन दैट। डाइनिंग टेबल जो पड़ा हुआ है, सिंपल सा डाइनिंग टेबल है, इट रिक्वायर्स ओनली 300 न्यूटन, इट विल रिक्वायर ओनली 300 न्यूटन टू मूव टू योर रूम। पापा ने बोल दिया ठीक है ले जा धक्का मार के अपने रूम में, हमने फोर्स लगा, पापा ने बोला 300 न्यूटन फोर्स लगाना, मूव हो जाएगा आराम से। हमने तो धक्का लगाना शुरू कर दिया, टेबल हिला ही नहीं। हम कैसे फोर्स लगा रहे थे? यूं फोर्स लगाया तो बोले टेबल जा ही नहीं रहा। आपने 300 न्यूटन तक फोर्स लगाया, टेबल हिला ही नहीं। आपने 300 से बढ़ के 400 किया, टेबल हिला ही नहीं। 400 से बढ़ के 600, रिक्वायरमेंट से डबल फोर्स लगाया, अपनी पूरी कैपेसिटी लगा दी 600 न्यूटन, फोर्स हिला नहीं। आपने उससे भी ज्यादा लगाया 700 न्यूटन, अपनी कैपेसिटी बाहर जाके भी, विल द टेबल मूव? नॉट एट ऑल। आपने आवाज लगाते पापा क्या है, टेबल तो हिल नहीं रहा है, इतना हैवी टेबल है, आपने पहले बोला कि नहीं हो जाएगा आराम से। डैड आके बोलते हैं व्हाट हैपेंड, लेट मी सी, फिर से तू बता तो कैसे फोर्स लगा था? हमने तो डेमो दे दिया। बापू बोले यार तू भी खरो मानस है, इज नॉट अ प्रॉपर वे, डोंट पुश इट लाइक दिस, पुश इट लाइक दिस। आपने कहा बोला था? तो क्या पापा ने झूठ बोला था 300 न्यूटन नहीं चलेगा? नहीं, पापा ने तो सही बोला 300 न्यूटन का फील है तुम बोले। तो फिर पापा ने कंप्लीट नहीं बोला, ही इन्फॉर्म्ड अस द मैग्नीट्यूड बट डिडंट टेल अबाउट द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। बराबर है? जाके ये चीज दिया, पर कहां जाके ध्यान की वो बोला, आपने बोलते ना ब्रिंग दैट थिंग मतलब क्या, वहां तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। तो मैग्नीट्यूड के अलावा प्रॉपर डायरेक्शन हो तो यहाँ परफेक्शन आएगा वर्किंग में। अब आपको पापा ने बोला था 300 न्यूटन यू हॉरिजॉन्टली लगाना तो टेबल मूव होगा, 300 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 300 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट कंप्लीटली स्पेसिफाइज द फोर्स। ऐसा नहीं है कि खाली 300 न्यूटन बोल तो फोर्स नहीं बताया, ये फोर्स का एक डिस्क्रिप्शन है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है। विद दैट इफ यू गिव द डायरेक्शन प्लस अलोंग हॉरिजॉन्टल तो ये टेबल जरूर मिल जाएगा एंड बात कंप्लीट हो गई। तो हियर अलोंग विद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मस्ट, क्या है? अलोंग विद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मस्ट। तो प्रॉपर फोर्स इन प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन प्रॉपर डायरेक्शन विल गिव यू द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड में से भी बात तो हो सकती है, फोर्स की नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विल नॉट बी देयर, will not be completely specified about what the force is. 300 Newton is fine, but along with the direction becomes more effective and complete. More effective वाला बोलूँगा, complete information हो जाएगा force के बारे में। इससे बोलते हैं proper force, proper value of force in proper direction gives you the effective result. बराबर ना? 11वीं में पढ़ रहे हैं, साइंस टीम लिया हुआ है,
मेहनत तो सब करते हैं 11th-12th में, पर कई लोग के रिजल्ट जोरदार आते हैं, कई लोग एकदम डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वी फाइंड दैट हमारा पड़ोसी वाले भैया 12वीं तक जबरदस्त मेहनत किया, 12वीं में पूरे पूरे दिन 18-18 घंटे पढ़ते थे, बैड लक उनका रिजल्ट 60-70% ही आया। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया तो फिर मतलब नहीं है साइंस पढ़ने का, यू गेट दिस डिप्रेस्ड। और फिर भैया को पूछेंगे क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, अगर ध्यान से उनसे सुनो, मेहनत करते थे, पूरी पूरी बुक रट्टा मार ली, 4-4 5-5 बार 10-10 बार लिख डाली बुक, और फिर एग्जाम में नंबर्स नहीं है। आपने 10th में फेस किया होगा मैथ्स में प्रॉब्लम। व्हाट हैपेंस, यू स्टडी मैथ्स, हाउ यू स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड डिपेंड्स ऑन योर टीचर। टीचर ने अगर आपको खाली बुक ही सॉल्व करवाया है, टेक्स्ट बुक सॉल्व करवाया है 5-5 नहीं 10-10 बार, फिर 2 प्रीलिम पे पेपर सेट ले लिए, वो 2-2 बार 10-10 बार लिखवा दिए, काम खत्म हो जाए, एटलो करो हो जाएगा। बट इज इट सो? नहीं, यू नीड टू कल्टिवेट अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अननोन प्रॉब्लम्स आल्सो। तो दूसरी बुक लेके प्रैक्टिस करना पड़े, एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी करनी पड़े। You have to know your topics more details and you have to understand them rather than remember them. Proper force और proper मेहनत in proper direction। कई लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, बाकी रखते रहते हैं, फिर भी 80% आ जाते हैं। आपने बोलते हैं कसु कुछ पढ़ता नहीं, फिर भी इतने % कैसे आते हैं? क्योंकि वो प्रॉपर डायरेक्शन मेहनत करते हैं। आपको अगर साइंस टीम में सक्सेस है तो क्या करना पड़ेगा? किताबें लो, वो आपकी रेफरेंस पॉइंट हो गई, रेफरेंस बुक हो गई, इतने टॉपिक्स को करने के लिए किताबों के न्यूमेरिकल्स करो, फाइन, उन न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स उठाओ, गेट अ रेफरेंस बुक, फ्रॉम दैट टेक द न्यूमेरिकल्स और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स ढूंढो। यू हैव मेनी सोर्सेज अवेलेबल टू गो फॉर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। तो वही फॉर्मूला के अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स ढूंढो, फिर बाद में बोर्ड के पेपर पकड़ो कि एग्जाम में कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, पुराने 5-6 साल के पेपर उठाओ और उनको सॉल्व करो। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो तो भी वही मेथड यूज करो। तो ये क्या होगा, आप बोर्ड को ध्यान में रख के, आप एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाई कर रहे हो, यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग, अप्लाइंग फोर्स इन द प्रॉपर डायरेक्शन। पर आंखें मीच करके, आंखें बंद करके किताब का रट्टा मारो तो उससे काम नहीं होता है। क्या जरूरी है कि किताब ही पूरी आएगी? नहीं, न्यूमेरिकल्स किताब के होते हैं, वैल्यू बदली या मेथड थोड़ा चेंज किया, थोड़ा ट्विस्ट किया उसमें, तो वहां पे क्या हो गया, मेहनत करी, फोर्स अप्लाइड बट नॉट इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, डज नॉट गिव इफेक्टिव रिजल्ट। वेक्टर्स का पढ़ना मैंने क्यों पढ़ा था, रीजन यही है, मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद प्रॉपर डायरेक्शन, मेहनत करो पर प्रॉपर डायरेक्शन में करो तो परफेक्शन आएगा, पर मेहनत विदाउट एनी प्रॉपर डायरेक्शन और विदाउट नोइंग एनी डायरेक्शन गोज वेस्ट। बहुत मेहनत की पर साइंस में रिजल्ट नहीं आया तो रीजन हो सकता है कि भाई बराबर डायरेक्शन ढूंढ, आपने बोर्ड के पेपर देखे थे, बोर्ड में क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, कितने पिछले 10 साल के 15 साल के पेपर देख लो, किया था ऐसा, नहीं किया तो फिर कहां से पता लगेगा कि बोर्ड का लेवल क्या है, कैसे पूछते हैं। अल्टीमेट टारगेट क्या, बोलोगे नहीं सर फिजिक्स हमको पढ़ना था, अरे फिजिक्स पढ़ने में तो उम्र निकल जाएगी, जिंदगी गुजर जाएगी, फिजिक्स नहीं समझ में आएगा पूरा, इट्स अ वास्ट फील्ड। तो फिर हमारा टारगेट तो 11th एंड 12th का फाइनल एग्जाम विद द मैक्सिमम मार्क्स, इफ पॉसिबल 100, ये हमारा टारगेट होता है। तो इतना 2 साल का जो पढ़ाई है वो अगर डिटेल में करो तो बराबर है, उसको ही अलग अलग डायरेक्शन से पकड़ो, डिफरेंट वेज उसको प्रॉपर्ली तैयार करो, दैट्स ऑल। टारगेट हमारा बोर्ड का एग्जाम है, फुल मार्क्स, बस वो याद रखने का, वो हमारा डायरेक्शन, एंड कितना मेहनत जितना दे रहे हो उतना, पर उसी डायरेक्शन में दो। तो प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर मेहनत गिव्स यू फ्रूटफुल रिजल्ट। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, एक मजदूर है, खड्डे खोदता है, दिन में 12 घंटे मेहनत करता है, खड्डे खोदता है, उसको पर डे का अराउंड 500 रुपया मिलता है मजदूरी। 12 घंटे खड्डे खोदता है, इतनी मेहनत करता है, 500 रुपया मिलता है। एंड हमारे बिजनेसमैन बड़ी साइज के, फॉर एग्जांपल मिस्टर मुकेश अंबानी, दिन में खाली 2 साइन करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, 2 साइन करते हैं, करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। वो मजदूरी कम करते हैं, ज्यादा पैसा होता है, मजदूरी ज्यादा करते हैं, कम पैसा होता है, नहीं। मिस्टर अंबानी नोज वेयर टू डू वर्क, किस पेपर पे कैसे साइन करनी है, कौन से पर्पस से साइन करना है उन्हें पता है, पर मजदूर को पता नहीं होता खड्डा कैसे खोदना है। वो सुबह कॉन्ट्रैक्टर को बताएगा ये लाइन है ना, इससे आगे पीछे मत जाना, बस इतना ही जाना और 6 फुट तक ही रखना है। 6 फुट कितना होता है, तो दोरी लगा के बोलेगा इतना होता है 6 फुट, उतना ही खोदना, ज्यादा नहीं खोदना। मजदूर डज नॉट यूज हिज ब्रेन, ही जस्ट वर्क्स ऑन द मैग्नेट, नो प्रॉपर डायरेक्शन, इससे वो 500 रुपए में अटक जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर इसी खड्डे से करोड़ रुपए कमा सकता है। दैट्स द थिंग। तो proper value with proper direction gives you fruitful result, proper value without proper direction you get nothing. That's the importance of vectors. Vectors पढ़ने का main reason यही होता है। And vectors क्या है, it's a quantity which for complete specification of which magnitude along with proper directions must, magnitude along with proper directions must। अभी तक हमने पढ़े तो सारे
हमने 10 तक जो पढ़ा, काफी क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया, उसमें अगर देखें तो मास एंड टाइम कम्स टू बी स्केलर। इसके एग्जांपल देखें तो फोर्स तो हमने अभी देखा, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी एंड मेनी मोर, ये तो जस्ट एग्जांपल है। फिर मैं आपको कुछ जोड़ियां बताता हूं जो स्केलर में भी है, वेक्टर में भी है। सबसे पहली जोड़ी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। वैसे दोनों का मीनिंग सेम है। डिस्टेंस यानी एक पॉइंट ए से दूसरा पॉइंट बी, दैट इज द डिस्टेंस। ए एंड बी के बीच का गैप, दैट्स द डिस्टेंस, दैट लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज द डिस्टेंस। बराबर है। अब चलो सॉरी, मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ। ये ए पॉइंट यानी आपका घर एंड ये बी पॉइंट यानी आपका स्कूल। सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर बिकम्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू। बराबर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या चीज है वो, 3 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल एंड 3 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टू होम। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे। होम और स्कूल के बीच का गैप 3 किलोमीटर, दैट्स द डिस्टेंस। ओके, दैट्स द डिस्टेंस। पर अलोंग विद द डायरेक्शन फ्रॉम होम टू स्कूल, यू ट्रैवल 3 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल। सुबह स्कूल जा रहे हो तब की बात है। यू ट्रैवल 3 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टू होम, दोपहर को जब रिटर्न हो रहे हो तब की बात है। दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है ना। एक्सपीरियंस किया होगा 10 तक। 3 किलोमीटर घर से स्कूल जाना, 3 किलोमीटर स्कूल से घर आना, ये बहुत खुशी खुशी समय जाता है सुबह का। यूं फ्रेश एनर्जेटिक होके जाते, चलो चलो स्कूल जाएंगे, खूब मजे करेंगे। एंड जब वापस स्कूल से घर आते हो तो यार कितना पकाया, कितना मार खाया, कितने बवाल हो गए, और अभी तो घर जाके कितने ट्यूशन अटेंड करने गए, है ना। दोनों में फर्क दिखता है ना। These two are distance and this becomes displacement. Distance along with direction is called displacement and displacement without direction is called distance covered. दोनों वर्ड हमारे लिए सिमिलर थे अभी तक, पर अब इसका मीनिंग बदलता है। You cannot use distance and displacement freely. क्यों? डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस के अलावा डायरेक्शन भी जरूरी है। मैं 3 किलोमीटर गया, कहाँ, स्कूल की तरफ या दोस्त के घर की तरफ, बताना पड़े। 3 किलोमीटर गया किस तरफ, तो दैट वाज डिस्प्लेसमेंट। और आप खाली बोलो 3 किलोमीटर गया, दैट्स डिस्टेंस प्योरली। तो डिस्टेंस अलॉन्ग विद डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन बिकम्स द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट विदाउट डायरेक्शन इज द डिस्टेंस। दोनों का मीनिंग सेम है, सिनोनिम्स है, पर इतना डिफरेंस दोनों में, डायरेक्शन नहीं एब्सेंट, डायरेक्शन प्रेजेंट। वैसे एक दूसरी जोड़ी है स्पीड एंड वेलोसिटी की। तुम बोलोगे दोनों सेम है, हमने 10th में पढ़ा हुआ है, 10th तक पढ़ा हुआ है, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों सेम है। नहीं, अब बदल दो अपना कॉन्सेप्ट। स्पीड अलोंग विद द डायरेक्शन बिकम्स वेलोसिटी, वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन इज स्पीड, वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन इज स्पीड। यानी speed and velocity till now was same for you, but now from now onwards no, it is not. You cannot use freely the word speed and velocity. Now you are not free to use any word at any time. You have to be very specific because meanings बदल रहे हैं यहाँ पे। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन साथ में आ गया। आपको खाली, आप ऐसा नहीं लिखते खाली 30 किलोमीटर पर आवर पे गया। हमारे दोस्त ने बताया कि मैंने नई बाइक खरीदी, 120 की स्पीड पे चलाया। मैं बोला क्या बात करता है, यहाँ तो ट्रैफिक इतना जोरदार है, 120 क्या 40 भी नहीं बनती स्पीड, तो हमारे यहाँ तो 40 की स्पीड भी मुश्किल है, तो 120 पे कैसे चलाया। नहीं सेड दैट, नहीं वो तो सिटी के बाहर हाईवे पर था। मैं तो हाईवे पे तो हो सकता है ना, 120 का नहीं हो सकता। तो बोलना डायरेक्शन प्रॉपर के 120 किलोमीटर पर आवर ऑन द हाईवे तो फाइन, बट 120 किलोमीटर पर आवर इन सिटी, ओ इट्स नॉट पॉसिबल। यानी खाली मैग्नीट्यूड दिया तो स्पीड, डायरेक्शन के साथ दिया तो वेलोसिटी। अब याद करो, आप जो व्हीकल चलाते हैं उसके ऊपर कुछ लगा होता है जो बताता है 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्पीडोमीटर। क्यों? वो खाली वैल्यू देगा, डायरेक्शन तो बता देंगे। बता देंगे कि यू आर मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, तो बोलेगा सारा घर तो वेस्ट में था, नॉर्थ में क्यों जा रहा हूँ। फिर बोलेगा नाउ यू आर टेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो बोलेगा घर वेस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों जा रहा हूँ। यू टर्न लेना पड़ता है ना आगे जाके, या राइट टर्न लेना पड़ता है, लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है। अगर वो डायरेक्शन साथ में बताता तो वेलोसिटी मीटर होता, पर ऑन आवर व्हीकल एज इट जस्ट शोज द वैल्यू, देयरफॉर इट्स अ स्पीडोमीटर ओनली, नॉट वेलोसिटी मीटर। तो सर डायरेक्शन की कहाँ जरूरत पड़ती होगी। अरे बाबा प्लेन लेके निकले हो तो प्लेन लेके निकले, टेक ऑफ किया, अभी जाके आगे जाके पूछेंगे अरे दिल्ली कौन सी बात जाने का, लेफ्ट के राइट, तो ऊपर किसको पूछोगे कि आगे यू टर्न मारो कि यू टर्न मारो, तो देयर यू रिक्वायर डायरेक्शन इंडिकेटर आल्सो। ऐसा ना हो कि आप निकल पड़े, बोले हाँ सीधा सीधा जाने दो, पहुंच जाएंगे दिल्ली, तो पता लगे कलकत्ता में लैंड कर रहा है,
सो वहां पे स्पीड अलॉन्ग विद डायरेक्शन, तो वहां डायरेक्शन कैसे मिलता है, तो मैग्नेटिक कंपास होता है साथ में, तो पायलट की केबिन में स्पीडोमीटर प्लस मैग्नेटिक कंपास होता है विच गिव्स द डायरेक्शन, तो वहां वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हम अपने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में स्पीडोमीटर का कॉन्सेप्ट रखते हैं। व्हाट द आइडिया, व्हाट दिस आर, तो ये ऐसी जोड़ी है जो स्केलर भी है वेक्टर भी है, स्केलर भी है वेक्टर भी है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द वर्ड टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, अभी तक जिंदगी हमारी आराम से कट रही थी स्केलर से, वी वर जस्ट हैविंग वैल्यूज वैल्यूज वैल्यूज, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो ये डायरेक्शन का लफड़ा क्यों डालने का, अभी तक 300 न्यूटन से टेबल हिलते थे, पर साथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताने की क्या जरूरत है, जिनकी सीधी सादी कट रही थी, तो ये एक्स्ट्रा डायरेक्शन डाल के क्यों पंगे लेने हैं। द रीजन इज व्हाई वी स्टडी वेक्टर्स, रीजन फॉर स्टडी वेक्टर्स, और यू कैन से बेनिफिट फॉर स्टडी वेक्टर। पहली बात तो क्लियरली एग्जांपल से पता लग गया कि अगर मैग्नेट के साथ डायरेक्शन दिया होता फोर्स का पापा ने, तो हम आराम से उस टेबल को बिना प्रॉब्लम मूव कर सकते थे। सो डिस्क्रिप्शंस गिवन इन वेक्टर क्वांटिटीज आर मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू नॉन वेक्टर्स। क्लियर, तो अगर डिस्क्रिप्शन वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो दे बिकम मोर परफेक्ट, मोर एक्यूरेट। सेकेंडली, जैसा हमें डिस्क्रिप्शन में होता है वैसे ही फॉर्मूला में भी होता है, फॉर्मूला जो वर्कआउट करते हैं क्वांटिटीज ढूंढने के लिए, तो उसमें भी अगर वेक्टर क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो तो दे आर मोर परफेक्ट आंसर्स rather than not scalars only. Okay, तो calculations also become more perfect when you use vector quantities. आगे जब आप सम्स करेंगे वेक्टर्स पे बेस, तो आपको पता लगेगा कि कितना परफेक्शन है उसमें, इतना वैल्यू और ये डायरेक्शन, परफेक्ट डायरेक्शन एंगल के साथ मिलता है आपको। दूसरा इसका फायदा ये हो गया, एक तो डिस्क्रिप्शन जो था, दूसरा कैलकुलेशन परफेक्ट, एंड तीसरा रीजन, इफ इक्वेशंस आर मेड इन वेक्टर्स, इफ इक्वेशंस आर मेड इन वेक्टर्स, तो इफ यू चेंज द कोऑर्डिनेट सिस्टम देन आल्सो इट डज नॉट चेंज। अब तुम बोलोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इज योर व्यू पॉइंट, अगर आपका व्यू पॉइंट चेंज होता है तो भी डिस्क्रिप्शन वही का वही रहता है। अब अगर मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ, बोलो भाई शाम के 5 बजे है, बरसात होने की तैयारी है, अमेरिका में बैठा हुआ दोस्त बोलता है सवारना 7:30 तैयार है, तो शाम सूरज डूबने की तैयारी बोल रहा है, यहाँ तो सूरज उगा है अभी, क्यों, व्यू पॉइंट चेंज हो गया ना, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि उनका देखने का व्यू पॉइंट अलग है, हमारा देखने का व्यू पॉइंट अलग है। तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करते हैं तो वेक्टर्स में दिए हुए फॉर्मूला एंड द डिस्क्रिप्शंस डू नॉट चेंज, दे रिमेन इनवेरिएंट, वेरिएंट यानी वेरिएबल, इनवेरिएंट यानी नॉन वेरिएबल, जो वेरी नहीं होते हैं। तो डिस्क्रिप्शंस एंड कैलकुलेशंस डन इन वेक्टर क्वांटिटीज आर इनवेरिएंट इवन दो यू चेंज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 3 मेन रीजंस हैं व्हाई वी हैव टू स्टडी वेक्टर्स। एंड हमारे लिए तो, अरे ये 3 रीजन छोड़ो साइड पे, हमारे लिए तो इट्स आवर ब्रेड एंड बटर नाउ, क्योंकि फिजिक्स पूरा वेक्टर्स पे है, almost all quantities are in vector form, क्योंकि we want accuracy in description as well as calculations, हमारा तो पर्पस ही है। Secondly, if you are a group student and having a target of doing engineering, तो आपके लिए तो फिजिक्स पूरी जिंदगी है, तो वेक्टर्स आपके साथ जिंदगी भर चिपके हुए हैं, लाइक योर स्किन। ओके, अब इन वेक्टर्स की शुरुआत करेंगे हम लोग इन डिटेल्स। So friends, after discussing what vectors are and why they are important, let's see how they are represented. उनका रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से, एक तो सिंबॉलिकली यानी मैथमेटिकली कैसे यूज करेंगे, दूसरा फिगरेटिवली यानी कि उसको फिगर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकली वेक्टर्स आर शोन बाय स्मॉल और कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स कोई भी यूज कर सकते हैं। अब खाली लेटर लिखा है तो इट बिकम्स अ स्केलर, और ऊपर ऐसा एरो का सिंबल रखे तो दैट बिकम्स अ वेक्टर, ऊपर एरो का सिंबल रखे तो वेक्टर्स हो जाएगा। इसको बोलेंगे, we'll read it as vector A और A बार, we read it as vector A और A बार, बराबर है। फिर इसके आगे पीछे अगर मॉडुलस सिंबल किया हो तो दैट गिव्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A बार, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है। मॉड A बार लिखो या फिर खाली A लिखो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, यानी स्केलर फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का स्केलर फॉर्म is its magnitude. Okay, so symbolically we show by placing an arrow symbol above it, that is a vector, and without arrow, अगर ये arrow नहीं रखे आप तो ये स्केलर हो गया। Okay, तो placing a vector arrow symbol over the vector, over the letter, that shows vector form, and अगर mod लग दो आगे पीछे तो that becomes a magnitude, और without mod, simply without arrow, तो A बार का magnitude हो गया, that way we can show। हाँ, इसे हम लोग इस फॉर्म में देखते हैं, पर what we find is that in textbook while printing ये एरो सिंबल इजी नहीं बनता है पब्लिशर के लिए,
इसलिए वो क्या करते हैं, इस ए को डार्क कर देते हैं। तो अगर डार्क फॉर्म में लिखा हो टेक्स्ट बुक में तो दैट इज वेक्टर फॉर्म, एंड अगर सिंपल वर्डिंग में लिखा हो तो इट इज स्केलर। ओके, हम लोग अपनी नोटबुक में या अपने एग्जाम के पेपर में ऐसे डार्कन नहीं कर सकते, तो अपना टाइम बहुत वेस्ट होता है डार्कन करने में, एंड प्रॉपर नहीं हुआ तो ऐसी लाइन टेढ़ी मेढ़ी चली तो कुछ और लगेगा। इसलिए बेटर इज विल यूज एन एरो सिंबल अबव इट। तो हम लोग वेक्टर्स में सब जगह एरो यूज करेंगे रादर देन मेकिंग इट डार्क, टेक्स्ट बुक के मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। ये तो उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिगरेटिवली देखें तो कैसे बताते हैं? फिगरेटिवली वी शो वेक्टर यूजिंग एन एरो। फिगरेटिवली वी शो वेक्टर यूजिंग एन एरो। ये एरो वेक्टर हो गया। अब हर एक एरो का एक टेल होता है, दिस इज द टेल ऑफ एरो, एंड दूसरा पॉइंटेड पार्ट जिसको बोलते हैं हेड ऑफ एरो। हर एक वेक्टर का टेल, हर एक एरो का ये टेल हो गया यानी हेड हो गया। नाउ टेल ऑफ द एरो शोज स्टार्टिंग पॉइंट, और लेट्स से ओरिजिन ऑफ वेक्टर, शोज ओरिजिन ऑफ वेक्टर। वेक्टर कहां से शो होता है वो बताता है। टेल शोज द ओरिजिन ऑफ वेक्टर। हेड और दिस पॉइंटिंग ऑफ द एरो, हेड बोलो या पॉइंटिंग ऑफ एरो, gives the direction of vector. It gives direction of vector. तो tail gives the origin, वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है एंड कौन सी डायरेक्शन में। फर्दर लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो gives the idea of magnitude of vector, gives the idea of magnitude, exact magnitude नहीं, length gives the idea of magnitude of the vector। यानी longer vector means greater magnitude, shorter vector means smaller magnitude। वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू कम है, बराबर। it gives the idea of length, gives the idea of magnitude of the vector। क्यों magnitude वर्ड आइडिया बोल रहे हैं? क्योंकि वेक्टर खाली डिस्प्लेसमेंट बताएगा ऐसा नहीं है, many other quantities there which are not in terms of length। as for example, सपोज हमें बताना है फोर्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, ये फोर्स बताना है। अब 500 न्यूटन कैसे लेंगे? अगर बोला होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं 5 मीटर, 5 मीटर लंबी लाइन इन नॉर्थ डायरेक्शन बता रहे हैं। तो 5 मीटर लंबी लाइन तो नोटबुक में भी नहीं बनेगी ना, नोटबुक में तो इतना साइज मिलेगा नहीं 5 मीटर का। तो व्हाट वी डू इज, तो इन दिस केस वी यूज स्केल मेथड। स्केल जो ग्राफ में यूज करते हैं वैसे ही। फोर्स के लिए बताना है तो सपोज हम लोग फिक्स कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 न्यूटन, ऐसा स्केल फिक्स कर लेते हैं। तो 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, तो 500 न्यूटन भी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लंबा है और नॉर्थ डायरेक्शन बता रहे हैं। तो ये क्या बताएगा, 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर का 100 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर का 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन ड्यू नॉट हो गया, ये फोर्स हो गया वेक्टर फॉर्म में, बराबर है। सिमिलर लेंथ ऑफ 5 मीटर बताना है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ बनेगी अपर डायरेक्शन में। सो दिस हाउ वी शो द मैग्नीट्यूड। प्रैक्टिकल्स में आप जब चलेंगे तो वहां पे यू विल बी यूजिंग दिस स्केल, ये स्केल आप प्रैक्टिस में ज्यादा यूज करेंगे। while studying theory we are not concerned much with the magnitude of the length of the arrow। okay, तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन एरो। एरो की 3 प्रॉपर्टी, टेल, हेड एंड लेंथ, रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर। तो ये हो गया वेक्टर, सपोज वेक्टर ए बार। दिस हाउ वी शो वेक्टर symbolically and figuratively। Next we go on for types of vectors।